नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। तो आज संडे था, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल गई है व्हाट्सएप पर। आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ध्यान रखना, लास्ट में इस बार गलती से लास्ट में आंसर दे दिया है मैंने, तो आंसर आप लोग ना देखना और आराम से सॉल्व करिए। देखते हैं इस बार कि कौन कितना सही करता है, क्योंकि पिछली बार 50 में हाईएस्ट 42 गया था आप लोगों का, और इस बार देखते हैं 50 प्रश्न में आप कितना सही करते हैं। और ये वीडियो मैं पहले ही आपके लिए बना दे रहा हूँ, अभी मैं सेंड कर दूँगा जब 3 बजे आपकी टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें फिर आगे बढ़ते हैं। कई लोगों का वीडियो के लास्ट में कमेंट आता रहता है, जो नए लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें। हमारे यहाँ कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट सीरीज होगा, जो कि 40 टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम तक होंगी। इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, 200 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 40 टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी ऑनलाइन बैच की सुविधा आपको मिलेगी। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? समय नामक निबंध प्रेमघन की रचना है। प्रेमघन अब्र उपनाम से गज़ल, नज़्म और शेरों की रचना करते थे। वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, हार्दिक हर्षादर्श प्रेमघन की रचना है। भारत सौभाग्य प्रेमघन द्वारा 1856 ईस्वी में लिखी गई रचना है। डी आपका असत्य होगा। ये 1888 ईस्वी में भारत सौभाग्य नाटक लिखा गया था, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 2 देखें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपसे समय लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस हो जाए इसके बारे में। इंदुमती, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है, जो कि सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में इंदुमती प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है, जबकि पहली कहानी मानने में और भी जो विद्वान हैं वो अलग अलग मानते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, उसे भी पहली कहानी मानते हैं। कुछ विद्वान राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना को पहली कहानी मानते हैं, और कुछ विद्वान इंसाल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कहानी को भी पहली कहानी मानते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का जो परिवार था वो निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी था। किशोरीलाल गोस्वामी ने सर्वप्रथम उपन्यास नामक पत्रिका निकाली थी। देखिए, डिस्कशन इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप जो अलग से चीज़ें बताई जाएं उसे आप लिखते चलें। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं वो तो लिखते हैं, लेकिन अगर हमारे ऑनलाइन मेंबर्स में आप नहीं हैं तो भी नए हैं तो भी आप जान लें कि आपको लिखना चाहिए जो चीज़ें अलग से बताई जाती हैं। जैसे शायद ही आपको हर जगह मिले कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने उपन्यास पत्रिका निकाली थी। प्रश्न पूछा जा सकता है उपन्यास पत्रिका किसने निकाली थी? तो किशोरीलाल गोस्वामी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करें उसने कहा था कहानी की, तो उसने कहा था किसका है? चंद्र शर्मा गुलेरी का है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। पहली कहानी गुलेरी जी की थी सुखमय जीवन, जो भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी 1911 ईस्वी में, जबकि उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। जबकि इनकी एक और कहानी है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा का दूसरा नाम भी है नाड़े दा सौदा। अब ये भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है, बुद्धू का कांटा का दूसरा शीर्षक क्या है? नाड़े दा सौदा, जो कि पाटलिपुत्र में प्रकाशित हुई। अब मकरील की अगर बात करें तो मकरील भी लगभग आप सभी लोग जानते होंगे यशपाल की कहानी है। मकरील किसकी कहानी है? तो यशपाल की कहानी है। ध्यान रखना। कफन तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से 2 का उत्तर आपका हो गया बी। 3 देखें। सुधि मेरे आगम की, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। महादेवी की उपयुक्त पंक्तियों में किसकी तुलना किससे की गई है? मूर्त की अमूर्त से, अमूर्त की मूर्त से, अमूर्त की अमूर्त से या मूर्त की मूर्त से। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा सी, अमूर्त की अमूर्त से। इसके बारे में जो आंसर की मैंने दिया है वहाँ पर विस्तृत मैंने बता दिया कि मूर्त की अगर अमूर्त से तुलना की जाए तो कौन सी पंक्तियाँ होंगी महादेवी वर्मा की।
अगर अमूर्त की मूर्त से की जाए तो जैसे नीर भरी मैं नीर भरी दुख की बदली, अमूर्त की मूर्त से तुलना है। अगर मानवीकरण या मूर्त की मूर्त से तुलना की जाए तो कौन सी पंक्तियाँ होंगी, ये मैंने विस्तृत दे रखा है। प्रश्न संख्या 4, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी रचना की हैं, तो जयशंकर प्रसाद के आंसू की ये रचना है। सही उत्तर होगा आपका 4 का बी। प्रश्न संख्या 5 देखें, फणीश्वर रेणु की किस कहानी का कथानक सिरचन है, जिसकी सादगी और करुणा की पृष्ठभूमि में उसकी विलुप्त कला के प्रति ललक का मर्मस्पर्शी चित्रण है। प्रश्न संख्या 5, तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा बी ठेस। अब रेणु की कुछ और भी कहानियाँ हैं, जैसे आप जानते हैं एक आदिम रात्रि की महक, रसप्रिया, नैना जोगिन, लाल पान की बेगम, कुत्ते की आवाज़, पंचलाइट, ईश्वर रे मेरे बेचारे, अक्ल और भैंस, जय गंगा। इसके अलावा इनके कहानी संग्रह, अगर कहानी संग्रह की बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, तो आपको पता होगा एक आदिम रात्रि की महक इनका कहानी संग्रह है। वहीं ठुमरी भी इन्हीं का कहानी संग्रह है, अग्निखोर भी इन्हीं का कहानी संग्रह है, साथ ही साथ अच्छे आदमी भी इन्हीं का है। लेकिन अगर कहीं पूछा जाए कि रेणु की पहली कहानी कौन सी है, तो इनकी प्रथम कहानी बट बाबा 1944 ईस्वी में विश्वामित्र में छपी थी। वट बाबा, ध्यान रखना, बट बाबा। तो बट बाबा इनकी पहली कहानी 1944 ईस्वी में विश्वामित्र में छपी थी। अब आइए प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं। निम्न में से अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, किसका कथन है? तो यह कथन आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इन्होंने कवि कर्तव्य निबंध लिखा, जो कि 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और उसी में कवि कर्तव्य निबंध में इन्होंने कहा कि अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में, और शायद ही सभी लोगों को पता हो, हिंदी भाषा में मौजूद संपूर्ण ज्ञान राशि साहित्य है। हिंदी भाषा में मौजूद संपूर्ण ज्ञान राशि साहित्य है। रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी के बारे में कहा कि द्विवेदी जी ने अतुकांत छंद रचना के लिए जो आंदोलन चलाया, उसका पूर्ण सिद्ध निराला का मुक्तक छंद है। एक चीज़ आप लोग और भी जानते होंगे, महिलाओं के लिए, महिला की शिक्षा के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत लेख उन्होंने लिखा है। शायद ही सभी को पता हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महिला शिक्षा के लिए क्या किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट आपका समय लेंगे। आप देखेंगे कि द्विवेदी जी स्त्रियों की शिक्षा के पक्षधर थे। 1914 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के समर्थन में उन्होंने एक लेख लिखा, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेकिन इससे पूर्व भी उन्होंने लिखा है, इससे पूर्व 1903 ईस्वी में इन्होंने लिखा था गुजरातियों में स्त्री शिक्षा। गुजरातियों में स्त्री शिक्षा 1903 में लेख इन्होंने लिखा, और उसमें इन्होंने बताया था कि पुरुषों के समान इस देश की स्त्रियां भी सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं। उनके लिए केवल अवकाश, अवसर और सुविधा की आवश्यकता है। इसके बाद फिर इन्होंने एक लिखा जापान की स्त्रियां। जापान में स्त्रियों की शिक्षा से तुलना भारतीय स्त्रियों की शिक्षा से की गई, और यह लेख जापान की स्त्रियां 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अलावा और भी इन्होंने स्त्रियों पर लिखा है, जैसे 1903 में लिखा स्त्रियां और संगीत, स्त्रियां संगीत सीख सकती हैं, उसके बारे में उनका समर्थन किया 1903 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इन्होंने लिखा स्त्रियों का सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, उस पर भी लिखा। तो स्त्री शिक्षा, स्त्री का सामाजिक जीवन, स्त्री का संगीत, हर चीज़ के बारे में इन्होंने स्त्रियों का समर्थन किया है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है, सही है।
रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर पर डॉट डॉट करके दिनकर के रेणुका की पंक्ति। करुणा सेत का सौदा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन नहीं, यही आपका गलत होगा। करुणा सेत का सौदा नहीं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन नहीं है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में कुल 8 पंक्तियां हैं। नागार्जुन की कविता भोजपुर की पंक्तियां हैं, यही धुआं मैं ढूंढ रहा था, यही आग मैं खोज रहा था। नागार्जुन की मास्टर जो कविता है वो छंदोबद्ध और पारंपरिक शैली में लिखी गई कविता है। मैं आस्था हूँ तो मैं निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ, मैं व्यथा हूँ तो मैं मुक्ति का श्वास हूँ। नागार्जुन की पंक्तियाँ नहीं, ये नागार्जुन की पंक्तियाँ नहीं हैं। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं और उनकी कविता आप लोग जानते होंगे, मैं वहाँ हूँ। मैं वहाँ हूँ कविता की ये पंक्तियाँ हैं और इंद्रधनुष रौंदे हुए में संकलित है। यह कविता यानी मैं वहाँ हूँ कविता इंद्रधनुष रौंदे हुए में संकलित है और ये अज्ञेय जी का है, ना कि नागार्जुन का। प्रश्न संख्या 9 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंक्तियाँ दी गई हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी सुमेलित नहीं है। ये दीप अकेला की ये पंक्तियाँ नहीं है, ये है आंगन के पारद्वार की पंक्तियाँ। प्रश्न संख्या 10 देखें, निम्न में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो डी सोन मछली अज्ञेय की रचना है, रघुवीर सहाय की नहीं है सोन मछली। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? आलोचक के मुंह से डॉक्टर नामोर सिंह की आलोचनात्मक रचना है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय की निबंध रचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की रचना है। खंजन नयन सूरदास द्वारा रचित रचना है। नहीं, खंजन नयन में सूरदास के बारे में बताया गया, जबकि ये अमृतलाल नागर की रचना है, इसलिए डी आपका असत्य विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न दोहरे शीर्षकों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, बिगाड़े का सुधार, स्त्री सुखदेवी, रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित, ठेठ हिंदी का ठाट, लवंग लता। तो यहाँ पर डी होगा, ठेठ हिंदी का ठाट लवंग लता, क्योंकि ठेठ हिंदी ठाट को देवबाला कहा जाता है, जबकि लवंग लता आप देखेंगे तो लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। आदर्श बाला, लवंग लता को आदर्श बाला शीर्षक के नाम से भी जाना जाता है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। वहीं मैंने अभी आपको बताया उपशीर्षक, जैसे बुद्धू का कांटा जो मैंने गुलेरी की रचना बताई, उसे नाड़ेदा सौदा के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से, यहाँ पर रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कृतियों का अनुक्रम असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है? मृगावती ठीक है 1503 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी, चित्रावली 1613 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी सही है। आधा गांव राही मासूम रजा का 1966, धरती धन न अपना जगदीश चंद्र माथुर की 1972, मुर्दाघर जगदम्बा प्रसाद का 1974 में है। किशनगढ़ के अहेरी 1981 संजीव की रचना है, सही है। मछली मरी हुई 1966 राजकमल चौधरी की रचना है। महाभोज इसके बाद होगा आपका 1979 मनु भंडारी का। पहला गिरमिटिया 1999 गिरिराज किशोर। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में कमलेश्वर की रचना, सही है। इसका मतलब डी आपका असत्य है। दुलाई वाली 1907 बंग महिला की रचना। पंच परमेश्वर 1916 प्रेमचंद की रचना। पाजेब 1942 जैनेन्द्र की रचना। ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद की रचना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका कौन सा नहीं सुमेलित है, तो डी। प्रश्न संख्या 14 देखें, रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? बोलती प्रतिमा 1937, अतीत के चलचित्र 1941, समय के पाँव 1962, 10 तस्वीरें 1963, शब्द शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, शब्द और स्मृति 1976, यही आपका होगा
बी होगा। शताब्दी के ढलते वर्षों में आपका हो जाएगा 1995। 1995। शब्द और स्मृति आपका हो जाएगा 1976। ढलान से उतरते हुए हो जाएगा 1987। कला का जोखिम आपका हो जाएगा 1981। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा 14 का बी। 15 देखें, रचना काल की दृष्टि से किन कृतियों का अनुक्रम असत्य है? प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पर देखें, बलचनामा, जल टूटता हुआ, मैला आंचल, बहती गंगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही उत्तर आपका ए होगा, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो 15 का ए लगा लीजिए, हो गया। प्रश्न संख्या 16 देखिए, हाँ, बलचनामा नागार्जुन का है, मैला आंचल रेणु का है, बहती गंगा शिव प्रसाद का है, जल टूटता हुआ रामदास मिश्र का है। प्रश्न संख्या 16, काल के अनुसार निम्न आचार्यों रचनाकारों का असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर आपका हो जाएगा भामा की 16 में अगर आप देखें भामा, तो भामा है 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी पूर्वार्ध, सरहपा 7वीं शताब्दी, गोरखनाथ 10वीं शताब्दी, अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी, विद्यापति 14वीं शताब्दी। इसके बाद कुंभन दास होंगे, कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1996। सही है, तो इसका मतलब डी आपका असत्य होगा। इसमें सबसे पहले होंगे आपके भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद होंगे मोहन राकेश, मोहन राकेश के बाद होंगे सुरेंद्र वर्मा, फिर होंगे मीराकांत। प्रश्न संख्या 17 देखें, भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है? तो 10वें स्कंद में है, आपका सही उत्तर होगा बी, 17 का बी, 10वां स्कंद। प्रश्न संख्या 18, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो वर्षा ऋतु में, आपका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो अपभ्रंश से माना है, डी होगा। नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर नाट्य वृत्तियों की संख्या 4 होती है। नाट्य वृत्तियों की संख्या 4 होती है, किसके अनुसार? तो आचार्य भरत के अनुसार नाट्य वृत्तियों की संख्या 4 होती है। मैंने आंसर दिया है, वहाँ मैंने आपको 4 बता दिया है, कौन कौन से हैं। मैंने बताया है आपको कि कैथिकी, कैथिकी वृत्ति, सातवती वृत्ति, आर्यभट्टी वृत्ति और भारतीय वृत्ति। कैथिकी वृत्त सामवेद से लिया गया है, कैथिकी वृत्त सामवेद से लिया गया है, जिसमें हास्य और श्रृंगार रस का प्रयोग होना चाहिए कैथिकी वृत्ति में। सातवती वृत्ति की अगर बात करें तो सातवती वृत्ति जो आपका है यजुर्वेद से लिया गया है, जिसमें वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग होना चाहिए। आर्यभट्टी वृत्त अथर्ववेद से लिया गया है, जिसमें भयानक और विभत्स रस का प्रयोग होना चाहिए। भारतीय वृत्त ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें करुण और अद्भुत रस का प्रयोग होना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कैथिकी क्या है? कैथिकी वृत्ति क्या? वृत्त होता है स्वभाव, नायक का जो स्वभाव होता है उसी को वृत्त कहा जाता है। यानी कैथिकी वृत्त, जो नायक नृत्य, गीत एवं विलास से सुकुमारता को प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है कैथिकी वृत्त। और कैथिकी वृत्ति में भी 4 प्रकार होते हैं, नर्म, नर्म स्फंज, नर्म स्फोट, नर्म गर्भ। वहीं सातवती वृत्ति की बात करें तो जब नायक बल, शौर्य, त्याग, दया और हर्ष आदि भावों के साथ होने वाला अगर नायक है, उसका स्वभाव है, तो सातवती वृत्ति कहलाती है। इसमें भी 4 रूप होते हैं, संलापक, उत्थापक, सांघात्य, परिवर्तक। आर्यभट्टी वृत्ति की अगर बात करें तो ऐसा नायक जो माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांत आदि चेष्टाओं से मुक्त हो, मुक्त वाला स्वभाव हो, तो उसे कहते हैं आर्यभट्टी वृत्ति। इसमें भी 4 रूप हैं, संक्षिप्त का, सफेट, वस्तुत्थापन, औपातन। भारतीय वृत्ति की अगर बात करें तो जब नाटक का आश्रयण करके प्रयुक्त होने वाला जो नायक होता है, यानी प्रायः संस्कृत भाषा में किए गए व्यवहार या वाचिक अभिनय,
तो वहाँ पर भारतीय वृत्त होता है। इसमें भी आपको पता होगा प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख, इसके भी 4 भाग होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद, रस निष्पत्ति के संबंध में अनुमितिवाद का विचार किसने दिया है? प्रश्न संख्या 21। तो 21 में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको हम पूरा बता दें, सही उत्तर होगा 21 का सी शंकुक, 21 का सी शंकुक। लेकिन पूछा जाता है सबका, जैसे भट्ट लोलट की अगर बात करें तो इनका उत्पत्तिवाद है या आरोपवाद। वहीं अभिनव गुप्त की बात करें तो इनका है अभिव्यक्तिवाद। भट्ट नायक की बात करें तो इनका है भुक्तिवाद या भोगवाद। प्रश्न संख्या 22 देखिए, साधारणीकरण अवलंबनत्व धर्म होता है, यह मान्यता किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है, डी आपका उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य होता है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि साधारणीकरण ना तो आलंबन का होता है और ना आश्रय का, साधारणीकरण तो कवि की अनुभूति का होता है। वहीं अभिनव गुप्त ने भी बताया कि साधारणीकरण विभावादि का नहीं होता, अपितु अस्थायी भावों का होता है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भट्ट नायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उज्ज्वल नीलमणि की रचना रूप गोस्वामी ने की। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच 5 प्रकार के होते हैं, नहीं। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच 3 प्रकार के होते हैं, आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। तो आपका सही उत्तर 23 का बी होगा। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? डी तुलसीदास। बहुत ही साधारण प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी के आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा है? तो बाबर की प्रशंसा है। बहुत ही इजी प्रश्न था। रसखान किसके शिष्य थे? प्रश्न संख्या 25, रसखान किसके शिष्य थे? 26, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका विट्ठलनाथ। लेकिन आपको बता दें, यहाँ भी प्रश्न रसखान से भी पूछा जाता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। इनका जन्म डॉक्टर ग्रियर्सन की अगर बात करें तो उन्होंने 1573 माना है, जबकि कुछ जगह 1548 भी मिलता है। और इनके गुरु थे विट्ठलनाथ। जन्म से तो रसखान मुसलमान थे, लेकिन बाद में इन्होंने वैष्णव मतानुयायी हो गए, बाद में वैष्णव मतानुयायी हो गए। इनकी जो रचनाएं हैं वो 2 रचनाएं बहुत ही प्रमुख आप जानते होंगे, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। हाँ, इनका एक शिष्य था, उसका भी नाम शायद कुछ लोगों को आपको पता हो। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था कादिर बख्श। तो कभी कभी कादिर बख्श के बारे में भी प्रश्न बन सकता है, तो कादिर बख्श भी आप ध्यान रखें। शब्दार्थों सहितो काव्यम बहुत ही साधारण, सबको याद होगा, भामा का है, सी उत्तर आपका होगा। कविवर बिहारी किस राजा के आश्रित थे? ये भी आपको याद ही होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास एक काल, अली कली ही स्यो बंधो आगे कौन हवाल। जय सिंह की बात की जा रही है, जय सिंह के लिए इन्होंने कहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद ही होंगी ऐसे। प्रश्न संख्या 29 देखें। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो यहाँ पर ये किसकी रचना है? इसका निरूपण किस रीतकालीन कवि ने किया है? तो कविवर देव ने किया है। सही उत्तर आपका सी होगा। सही उत्तर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 30 देखें। घनानंद किस वैष्णव मतानुयायी थे? प्रश्न पूछा भी गया है, निम्बार्क संप्रदाय। प्रश्न संख्या 31 देखें। आलोचकों ने किसे बिन पेंदी का लोटा तथा थाली का बैगन भी कहा है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा है। 31 का ए हो जाएगा उत्तर। निम्न में से कौन सी पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की कविता की नहीं है? बादल, आंसू, साकेत। देखिए साकेत रचना से ही आपको पता चल जाना चाहिए साकेत, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्या करूं बेटा मेरी बस
मेरे बस की बात नहीं है, जब से मैं बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये चीफ की दावत की है, चीफ की दावत। 33 का ए होगा, चीफ की दावत। 34 धरती धन्ना अपना में काली यानी बाबू कालिदास कानपुर से कितने वर्षों बाद अपने गांव मजदूरी करके अपने गांव लौटता है और अपना पक्का मकान बनाना चाहता है, क्योंकि उसके टोले में किसी का पक्का मकान नहीं है। तो 6 वर्षों के बाद। 34 का हो जाएगा सी, 6 वर्षों के बाद। 35 पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत किसका है? तो शिव प्रसाद गुप्त का है, सही उत्तर होगा सी, शिव प्रसाद गुप्त। 36 देखें, चीन में 13 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा गदाधर सिंह, गदाधर सिंह। 37 मेरी यूरोप यात्रा जो कि पत्रात्मक शैली में, इसके लेखक पत्र किसके लिए लिखता है? तो अपनी पुत्री के लिए लिखता है, सही उत्तर होगा आपका ए। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक किस ग्रंथ को मुद्रित होने के लिए भेजता है तथा योगिनी डाकनी के मुल्क में शराब के बोतल उड़कने की बात करता है? सही उत्तर होगा आपका ए, विनय पिटक। मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड में लेखक कितने दिन लहासा में रहने की बात करता है? तो 2 माह 11 दिन, सही उत्तर होगा आपका बी। मील के पत्थर रेखाचित्र संग्रह में कितने रेखाचित्र संकलित हैं? सही उत्तर होगा सी, 15। बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसलिए आपको बता दे रहे हैं, इस तरीके से आप कर लीजिए। प्रश्न संख्या 41 निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है, बिल्कुल सही है। जायसी की रचना अखरावट में कयामत का वर्णन नहीं है, बिल्कुल सही है। अखरावट में कयामत का वर्णन नहीं है, कयामत आखिरी कलाम में है, तो ये भी सही है। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है, क्योंकि माधवाचार्य द्वैतवाद के हैं, विशिष्टता द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। गौंडीय संप्रदाय के संस्थापक हरिदास निरंजनी है, नहीं, असत्य, यही आपका असत्य होगा, क्योंकि गौंडीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रश्न संख्या 42 निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हित 84 के रचयिता नंददास नहीं है, बिल्कुल सही है, हमको असत्य ढूंढना है। हित 84 के रचयिता नंददास नहीं है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि हित 84 के तो आपको पता ही है, हित हरिवंश हैं। अंग दर्पण बेनी प्रवीण की रचना नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि रसलीन की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी नायिका प्रधान नहीं है, बिल्कुल सही है। विद्रोहिणी अम्बा उदयशंकर भट्ट का पौराणिक नाटक नहीं है, यह आपका असत्य है, क्योंकि विद्रोहिणी अम्बा उदयशंकर भट्ट का ही पौराणिक नाटक है, तो ये नहीं लिखा, इसलिए यह गलत हो गया। प्रश्न संख्या 43 एक बार ध्यान से पढ़िएगा, कुछ लोग इसको गलत करेंगे। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? 43 में देखें, सूरज का 7वां घोड़ा मोहन राकेश की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 43 आप देखें, सूरज का 7वां घोड़ा मोहन राकेश की रचना नहीं है, बिल्कुल सही है। मोहन राकेश की रचना तो नहीं है, धर्मवीर भारती की है, इसलिए सही है। आवारा मसीहा बंकिम चंद्र के जीवन पर आधारित नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी पर है। झरोखे भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, गलत है, यही आपका गलत है, क्योंकि झरोखे भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर की रचना है, हाँ सही है, तो यहाँ पर सी हो गया। 44 में देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मालविका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, मल्लिका आषाढ़ के एक दिन की पात्र नहीं है, बी गलत होगा, क्योंकि मल्लिका आषाढ़ के एक दिन की पात्र है। प्रश्न संख्या 45 कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? सही होगा सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती की रचना। 46 देखें, कौड़ा और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो पुरस्कार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की हैं, सही उत्तर सी होगा। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखें, काठ का सपना, सी होगा, क्योंकि ये मुक्तिबोध का है। 48 7 नदियाँ एक समुंदर उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा का, 48 का ए। ठुमरी कहानी संग्रह किसका है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का है, सही उत्तर होगा बी। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है,
ये कथन किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। सही उत्तर हो जाएगा 50 का ए। तो आप लोग अब वीडियो देख लिए होंगे, जिसको जहाँ पर डाउट होगा जिस क्वेश्चन में, अब तो वो क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर से अगली जो टेस्ट सीरीज होगी वो फिर से रविवार को होगी, लेकिन इस बार आपको चला गया है आंसर की, और वो भी गलती से गया। सच्चाई ये है कि वो भी गलती से मैंने सेंड कर दिया है, उसको बाद में सेंड करना चाहिए, लेकिन हो गया। चलिए, अगले संडे से आपको टेस्ट सीरीज जो मिलेगी उसके साथ आंसर की नहीं होगी। टाइमिंग यही होगा, 1 बजे आप लोगों को व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 3 बजे आपको आंसर देना है, 3:30 बजे तक आपको वीडियो मिलेगा। बाकी जो नए मेंबर्स हमारे हैं वो कंप्लीट क्लास के लिए और सारी चीज़ की जानकारी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फीस सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और लॉकडाउन की वजह से मैंने 15, 16, 17 3 डेट में फ़ीस बहुत कम कर रखी है, लगभग सभी को पता होगा। सिर्फ 3 दिन, अगर सुबह कोई कॉल करता है कल, तो फिर वही हमारी पुरानी फ़ीस होगी जो सभी मेंबर की रही है। लेकिन अगर आज शाम तक आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए मैंने आपको अपने कई जगह मैंने बता भी रखा है कि 2000 रुपये केवल फ़ीस है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का PDF नोट्स, 200 वीडियो लेक्चर, 40 टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों आपको मिलेगा। इससे कम में और इतना विस्तृत किसी भी चैनल पर कहीं भी आपको मिलना संभव नहीं है। आप सारे वीडियो देख लीजिए, आपको जब अच्छा लगे फिर आप ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने ऑनलाइन मेंबर्स के साथ कल प्रथम प्रश्न पत्र होगा, ध्यान रखिएगा।